हम्म। यस, अभी आ रही है क्या? हेलो हेलो, हाय बच्चों, हेलो हेलो। क्या हाल चाल है बेटा जी? नमस्कार नमस्कार सभी बच्चों को। क्या मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है क्या? सर वॉल्यूम नहीं आ रही है, ठीक है सर। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस एरर, ठीक है ठीक है ठीक है, नो साउंड। ठीक है भैया, सबके कमेंट्स मैंने सुन लिया। आई होप अभी आपको मेरी आवाज भी आ रही होगी और मैं आपको दिखाई भी दे रहा हूँ। तो क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई पड़ रहा हूँ? एक बार फटाफट से कमेंट करके सभी बच्चे मुझे बता दीजिए। हाय बेटा शिव, विकास, शिवांश, निकिता, हाय बेटा साहिल, हेलो बेटा साहिल, क्या हाल चाल है बच्चे? क्या हाल चाल है, कैसे हो? प्रियांशु, सचान। चलिए, तो जो हमारा टॉपिक है वो तो आपको पता ही है, घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। इसमें भी हम आज जो बात करने वाले हैं दैट इज जड़त्व आघूर्ण। इंग्लिश में अगर मैं इसको बोलूं तो दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बोलने वाले हैं इसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण हम इसको बोलने वाले हैं। और इसको हम दिखाते हैं आई से। किससे दिखाते हैं बच्चे? आई से दिखाते हैं। अदिश राशि होती है ना, इन सब चीजों पर बात करेंगे। लेकिन पिछली क्लास में याद करो, मैंने आपको कोणीय विस्थापन के बारे में बताया था। पहले तो घूर्णन गतियों के बारे में बताया, घूर्णन गतियां होती क्या है। उसके बाद मैंने आपको कोणीय विस्थापन के बारे में बताया, दैट इज थीटा। कोणीय विस्थापन के बारे में बताया एंड दैट इज थीटा। उसके बाद मैंने आपको कोणीय वेग के बारे में बताया, दैट इज ओमेगा। और आज हम बात करेंगे कोणीय त्वरण के बारे में। कोणीय त्वरण के बारे में जिसको हम दिखाते हैं अल्फा से। ये ठीक वैसी ही कहानी है जैसी हमने सरल रेखा में गति जब हमने पढ़ी थी, तो वहां हम रेखीय विस्थापन पढ़ते थे। याद करो, रेखीय विस्थापन, और जिसको हम एक्स से दिखा लो, एस से दिखा लेते थे, तुम्हारी मर्जी पड़े जिससे दिखा लेते थे। फिर हमने रेखीय वेग की बात करी थी, हमने रेखीय वेग v की बात करी थी, और हमने रेखीय त्वरण a की बात करी थी। क्लियर है? यहां तक हमने पढ़ा था। और ये था रेखीय गतियों के लिए, रेखीय गति। और यहां हमने बात करी है घूर्णन गति। तो जब भी घूर्णन गति की बात होगी तो ये रेखीय गतियों की बात होगी, तो ये टर्म हम यूज करने वाले हैं। और उसमें भी हमने बेटा जी ये दोनों हमने पढ़ लिए थे। यहां तक आपको समझ में आया था? एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कोणीय त्वरण के बारे में। फिर हम बात करेंगे कोणीय त्वरण, दैट इज अल्फा। कोणीय त्वरण दैट इज अल्फा। कोणीय त्वरण दैट इज अल्फा। कोणीय त्वरण दैट इज अल्फा। आ जाओ आ जाओ। क्लियर है? चलिए हेडिंग लगाएंगे कोणीय त्वरण, और जो भी है लिख लीजिए, मैं पढ़ भी देता हूं। हालांकि बहुत ही सिंपल है। जैसे वहां कोणीय त्वरण था, वेग में परिवर्तन बटे समय, है ना? तो ऐसे यहां पर कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय, और समय अंतराल बोल दीजिए कि कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। जैसे रेखीय वेग में परिवर्तन की दर को रेखीय त्वरण, कोणीय वेग में परिवर्तन तो यहां अल्फा से दिखाते हैं। और अल्फा जो हो जाएगा दैट इज डी ओमेगा बाय डी टी। माना t1 समय पर कण को कोणीय वेग ओमेगा 1, ओमेगा बोलते हैं इसको, ओमेगा 1, तथा t2 समय पर ओमेगा 2 हो कण का वेग। तो यहां हम औसत कोणीय वेग निकालेंगे। तो औसत कोणीय वेग कैसे निकालेंगे
कि कोणीय वेग में कितना परिवर्तन हुआ, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, समय अंतराल। जैसे वहां होती थी कि त्वरण की दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा होती है, ऐसे ही यहां पर कोणीय त्वरण की दिशा कोणीय वेग में परिवर्तन के बराबर होगी। कोणीय वेग में जो परिवर्तन होगा उसकी दिशा के बराबर होगी। इकाई वही रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, विमीय सूत्र हो जाएगा t-2, ये हो जाएगा। उसके बाद विमीय सूत्र तो हमने पढ़ ही लिया। कोणीय त्वरण a एवं स्पर्श रेखीय त्वरण at, यहां हमने t से दिखाते हैं इसको, है ना, आपको पता है, इसको दिखाते हैं t से। कोणीय त्वरण a और स्पर्श रेखीय त्वरण at, t मतलब टेंजेंशियल, t मतलब टेंजेंशियल, तो ये होता है at बराबर सॉरी कोणीय त्वरण a नहीं अल्फा है यार, मैं बार बार दिमाग से निकल जाता है। कोणीय त्वरण अल्फा और स्पर्श रेखीय त्वरण at t, तो at बराबर अल्फा सदिश क्रॉस आर सदिश। अब ये बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, लेकिन इस पर सवाल आ जाते हैं जेई के अंदर, जेई मेन में सवाल आ जाएगा, नीट में आपके सवाल पूछ लेते हैं। अब बच्चा पागलों की तरह बैठा रहता है क्योंकि उसको सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं पता। ये फॉर्मूला अगर पता हो तो सदिश गुणनफल लेना, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। त्रिज्यीय त्वरण ए आर क्या हुआ, कभी अगर ए आर पूछ ले आपसे तो ओमेगा सदिश क्रॉस वी सदिश, जिसकी इसकी जो दिशा होती है वो त्रिज्या के अनुदिश होगी। तो नेट त्वरण कितना आएगा, देखिए इस पे सवाल आया है, तो नेट त्वरण आ जाएगा टेंजेंशियल, स्पर्श रेखीय त्वरण और रेडियल एक्सेलरेशन, त्रिज्यीय त्वरण, इन दोनों को जोड़िए, अल्फा सदिश क्रॉस आर सदिश प्लस ओमेगा सदिश क्रॉस वी सदिश। यहां तक क्लियर है, फॉर्मूले हैं, इतना नोट करिए, ये लिखिए। अगर ये लिख लिया हो तो आगे चलेंगे, मुझे बस मैसेज कर दो, हाँ उतारने दो, उतार लो बेटा, उतार लो बेटा विकास, अब उतारो, मैंने दोनों टॉपिक पढ़ा दिए ना, इसलिए कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब आप उतार सकते हो आराम से, जब हो जाए तब मुझे बता देना। मजा आ रहा है? चलिए इतना नोट करिए बच्चों, इतना नोट कर लेना, क्लियर। हो जाए तो बता देना। चलें,
यस क्लियर है। अरे बोल दो भाई यार, तुम बोल भी तो नहीं हो, बहुत स्लो यार। हो गया सर, यस विकास ने बोल दिया। निकिता बिटिया, साहिल, निकिता, साहिल। सर कल क्लास क्यों नहीं हुई थी? कल इसलिए क्लास नहीं हुई थी क्योंकि कल रैंक प्लस को 1 साल हुआ था, तो हमारी पूरी टीम आउटिंग के लिए गई थी। आउटिंग मतलब घूमने जाते ना, तो घूमने गए हुए थे, सेलिब्रेशन था, सेलिब्रेट कर रहे थे। संडे और मंडे 2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे, बस भर के पूरी। तो 2 दिन बच्चों के लिए हमने बहुत चिल किया। आने वाले समय के लिए हमने इसको सेलिब्रेट किया कि अभी तो हमने जर्नी शुरू की है बेटा, अभी बहुत आगे जाना है ना। हाँ कर लिया नोट? तब ये वाला नोट करो फटाफट से। कर लिया नोट? तो ये वाला नोट करो। आज रिया नहीं आई क्या बिटिया? चलो मेरे साथ साथ नोट करते जाना, मेरे साथ साथ समझते जाना। हो गया? चल अब देखिए बेटा जी, अब मैं आपको बताता हूं रेखीय गतियों में, बहुत सिंपल सा है, अभी तो बहुत सिंपल वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। रेखीय गति एवं घूर्णन गति में हम तुलना करेंगे। हमने रेखीय गतियों के बारे में पढ़ रखा है। हाँ, S बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, V बराबर U प्लस एटी और V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। अगर nवें समय में कण द्वारा तय की गई दूरी SNth कैसे निकाल देते? U प्लस ए बाई 2n-1 nवें सेकंड। ऐसे ही यहां पर भी है, वही सारी चीजें हैं, बस स्थिति को, विस्थापन को थीटा कोणीय विस्थापन से रिप्लेस करना है, v को, रेखीय वेग को कोणीय वेग ओमेगा से। अब वहां पर प्रारंभिक वेग u था, यहां प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नॉट मानेंगे। वहां अंतिम वेग v था, तो यहां अंतिम वेग ओमेगा मानेंगे। ठीक है, तो वही है, बस सिंपल सी कहानी है। आइए आइए खत्म करते हैं। तो रेखीय गति और घूर्णन गतियों की कहानी है, सुनिएगा। यदि त्वरण शून्य है तो v नियत है। त्वरण शून्य है तो यानी कि v नियत है, वेग नियत है, और वेग नियत है तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। अरे यार चाल इंटू समय, सीधी सी बात है। अरे s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए तो जीरो है तो हाफ ए टी स्क्वायर, तो वो पूरा पद तो जीरो हो गया, तो सिर्फ u इंटू टी, यू की जगह v है ना। ऐसे यहां पर यदि कोणीय त्वरण शून्य है तो ओमेगा नियत है। अगर कोणीय त्वरण शून्य है तो ओमेगा नियत है, तो यहां पर आएगा थीटा बराबर ओमेगा टी। सेम यदि त्वरण नियत है और यहां पर यदि कोणीय त्वरण नियत है, तो देखो, ये देखो S बराबर क्या लिखते हैं, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी।
ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाय 2 इंटू टी। आपको इसकी टर्मिनोलॉजी नहीं पता तो यहां मैं लिख देता हूं ओमेगा नॉट प्रारंभिक कोणीय वेग है, ओमेगा किसी समय टी पर कोणीय वेग है। ठीक है, अल्फा कोणीय त्वरण है, थीटा थीटा कोणीय विस्थापन है, थीटा कोणीय विस्थापन है। तो थीटा हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा, जैसे यहाँ पर यू था तो यू की जगह ओमेगा नॉट, वी है तो यहाँ ओमेगा बाई 2, और समय तो समय है, चाहे रेखीय गति हो चाहे गुणन गति हो, है ना। बहुत आसान है फॉर्मूले, अब बना सकते हो। ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, अरे वही है ये वी बराबर यू प्लस ए टी, नालायक हूं, वी बराबर यू प्लस ए टी। तो यहां पर भी आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा बराबर ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वी बराबर यू प्लस ए टी, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट। इसी प्रकार एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थीटा बराबर देश, बी स्क्वायर बराबर देश तो ओमेगा स्क्वायर, एस एन एथ एनवे सेकंड में तो थीटा एन एच ये आ जाएगा। और यदि यदि त्वरण नियत नहीं था तो हम क्या करते थे, हम अवकलन समाकलन करते थे। तब क्या करेंगे उस स्थिति में, गति की समीकरण लागू नहीं होती थी, तब v बराबर डी एस बाई डी टी करते थे। त्वरण हम समय का फलन हो, अगर वेग वेग समय का फलन है तो dv बाई डी टी लिखते थे, लेकिन अगर अगर स्थिति का फलन होता था तब हम v इंटू डी वी बाई डी एक्स लिखते थे या dv बाई डी एस लिखते थे। अगर ये कहानी क्लियर है तभी आगे बढ़ा जाएगा। झटका लग गया एकदम से, पता नहीं लगा क्या ठसका बोलते हो क्या बोलते हो। हम्म, यदि यहां पर कोणीय त्वरण नियत नहीं है तो यहां पर भी उपरोक्त समीकरण लागू नहीं होगी। जैसे ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, जिसको हम डी टू थीटा बाई डी टी टू, और इसको भी लिख सकते हैं ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई। अगर यहां पर हमें कोणीय वेग समय का फलन ना देकर कोणीय वेग कोणीय विस्थापन का फलन दे दे, कोणीय वेग कोणीय विस्थापन का दे दे, तब अगर हमें त्वरण निकालना होगा वो भी कोणीय। थोड़ा मुश्किल और अजीब सा लग रहा होगा ना सुनने में। यहां अगर ये खत्म हुआ, ये नोट करिए, और उसके बाद हम चलेंगे नई हेडिंग जड़त्व आघूर्ण पर। पहले ये समीकरण लिखिए, सॉल्व करिए, टाइम लीजिए जितना आप ले सकते हो, ले लीजिए टाइम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा टाइमिंग को लेके।
कर रहे हो नोट? कर लो। आराम से करना, सही करना। हो गया? हो गया बच्चों? आराम से, आराम से, गलत मत लिखना बस। मेरा मकसद है कि गलत नहीं लिखना है ना। हो गया? चलिए, बहुत सुंदर। हो गया। हाँ, विकास का भी हो गया, निकिता का भी हो गया। चलिए, बहुत सारे बच्चों का हो गया है। चलिए, तो बेटा ये वाला लिखिए आप, ये नोट करिए। सही नोट करना, गलत नोट मत कर लेना, पहले ही कह देता हूं मैं। यहाँ मेरे को गलती प्रॉब्लम पता है किससे है? बच्चा देख के भी गलत उतार लेता है बोर्ड से, फिर नाम खराब करता है, मास्टर ने गलत पढ़ाया। वो ये मानता भी नहीं है कि नहीं 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 नहीं, सर ने कहीं गलत तो नहीं पढ़ा दिया। आप मानो कि आपने लिखते वक्त गलत लिख लिया होगा।
हो गया। ला 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 ला। हो गया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटा शिव। विकास, विकास कर रहा है अभी। निकिता बेटा भी कर रही है अभी। कर लो, आराम से कर लो, जब हो जाए तब बता देना मेरे को, है ना। कर लो, हो जाए तो मुझे बता देना बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो नोट करो इतना। हो गया। चलो हेडिंग लाएंगे। रोटेशन, घूर्णन, सॉरी, जड़त्व आघूर्ण, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात कर रहे हैं बेटा जी अब जड़त्व आघूर्ण की। देखिए अब आप इसको थोड़ा सा समझिए, आपको जड़त्व आघूर्ण समझना पड़ेगा। जड़त्व क्या करता है? जड़त्व, पहले तो आप जड़त्व को समझिए। जड़त्व किसी भी वस्तु के अंदर अंतर्निहित वह गुण है। मान लीजिए कि मैं वस्तु हूं और मेरे अंदर ऑलरेडी ये गुण है, ऊपर वाले ने भेजा है बना के। और ऐसा नहीं कि इंसानों के अंदर, हर वो वस्तु जिसके अंदर द्रव्यमान है, जिसके पास द्रव्यमान है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, इसके पास भी है ये गुण, इसके पास भी है, पेन के पास भी है, मोबाइल के पास भी है, सबके पास है। मैं हूं, अब तुम आकर मेरे को खींचोगे। जैसे वहां हमने न्यूटन की गति के नियम जब पढ़ा था, वहां हमने जड़त्व पढ़ा था, याद हो तो पढ़ा था जड़त्व, वैसी कहानी है। बस यहाँ जड़त्व आघूर्ण है, यहाँ घूर्णन वाला है ना। तो अब मैं ऐसे बैठा हूं, अब मुझे बल लगाकर खींच रहे हो तुम, तो मैं क्या करूंगा? अपनी अवस्था में होने वाली परिवर्तन का विरोध करूंगा। मेरी अवस्था क्या है? अभी मैं विराम में बैठा हुआ हूं, तूने बाह्य बल लगाया और बाह्य बल लगाकर मेरी अवस्था परिवर्तित करना चाहता है। कर देगा जरूरी नहीं है, मेरी स्थिति, मेरी अवस्था में परिवर्तन लाना चाहता है बाह्य बल लगाकर। पर मैं उस अवस्था परिवर्तन का विरोध मैं होने नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं जहां बैठा हूं वहां पर। तो ये किस गुण के कारण है? ऐसा मुझे करने से जो कर रहा है, ऐसी जो मुझे प्रेरणा दे रहा है कि नहीं नहीं, अपनी अवस्था में परिवर्तन मत होने देना, उस गुण को ही मैंने जड़त्व नाम दिया है। अब इसको मैं घूर्णन वाला लगाते हैं, है ना, समझो। अच्छा, क्या होता है? जिसका द्रव्यमान जितना ज्यादा उसका जड़त्व उतना ज्यादा। अब सुनो, उस गुण का मापक जिसके कारण किसी किसी अक्ष पर घूर्णन करती हुई वस्तु अपनी घूर्णन अवस्था में परिवर्तन का
विरोध करें। घूर्णन 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 अवस्था में परिवर्तन का, मैं बैठा था, रेखीय बल लगाया, रेखीय रूप से परिवर्तन अवस्था में परिवर्तन हो रहा था, उसका विरोध कर रहा था, तो वो जड़त्व था, रेखीय जड़त्व बोल दो उसको। अभी घूर्णन करती हुई कोई वस्तु है और वो वस्तु घूमना नहीं चाहती, तुमने बलाघूर्ण लगा रखा, यहाँ बल नहीं बलाघूर्ण, बलाघूर्ण की वजह से वस्तु घूमेगी, तो उसकी वजह से वो वस्तु घूमना नहीं चाहती, तुमने बलाघूर्ण लगाया, परंतु वह घूर्णन की अवस्था का विरोध कर रही है, तो वो उस वस्तु का जड़त्व आघूर्ण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उस अक्ष के परितः उसका जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, घूर्णन करते हुए, समझ में आया क्या? किसी कण का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, उस कण के द्रव्यमान व घूर्णन अक्ष से जो दूरी है उसकी वर्ग के गुणनफल। उसका फॉर्मूला दे दिया उन्होंने, I बराबर mr², ये हमेशा याद रखोगे आप। अब इसी फॉर्मूले को हम बड़ा करेंगे अलग अलग केसेस में, अलग अलग स्थिति में, अलग अलग परिस्थितियों में। I बराबर mr², जहां r घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है, जहां r घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है। ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया कि ये m द्रव्यमान है, m द्रव्यमान का एक कण है, और m द्रव्यमान का एक कण है, और m द्रव्यमान का एक कण है, और ये इसकी घूर्णन अक्ष है, और ये r त्रिज्या है, और ये r त्रिज्या है ना? समझ में आया? हाँ या ना? कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? तो ये लिखिए पहले, अगर ये समझ में आ गया तो ये नोट करेंगे बच्चों, अगर ये समझ में आ गया तो ये नोट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हो गया क्या? करो तो सही, इसको नोट तो करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले नोट किया करो। थोड़ा जल्दी लिख लिया करो बच्चों, कल सवाल करेंगे है ना? कल अपन सवाल भी करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कल है 20 तारीख, और जो घूर्णन गति ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपन शुरू करेंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा सर, ये ठोसों के आंतरिक गुण हो जाएगा,
एक दिन में ठोसों के यांत्रिक गुण। ठीक है, फिर हम करेंगे तरलों के यांत्रिक गुण। ठीक है, उसके बाद तरलों की यांत्रिक गुण के बाद थर्मोडायनेमिक्स और एसएचएम एंड वेव बचेगा। ये रोक के हम करेंगे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। हो गया, चलिए अब सुनिए। अब ऐसे मान लीजिए, ये तो मैंने एक के लिए लिया, ऐसे मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे कण हैं। जैसे समझो आप, ये अलग डायग्राम है ना, आप समझो अभी तो मैं इसका कर रहा हूं, अलग अलग कण है। जैसे M1 ये रहा, M2 ये रहा, M3 ये रहा, ऐसे अलग अलग कण है मेरे पास। और ये है मेरी जड़त्व घूर्णन की अक्ष, इस अक्ष के परितः। तो M1 वाले जो कण है, इस कण की जो दूरी है इस अक्ष से, लंबवत दूरी है ना, हमेशा हम लंबवत दूरी लेते हैं, याद रखना मेरे शब्दों को, वो R1 है। इस वाले कण की दूरी R2 है और इस वाले कण की दूरी R3 है। तो अब ये तो जड़त्व आघूर्ण एक अदिश राशि है, याद रखिएगा बच्चों। तो हम सीधा सीधा जोड़ेंगे, सदिश योग करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कणों के निकाय के लिए लिखना है तो I1 I2 I2 सबको जोड़ दो। I बराबर कितना हो जाएगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर। अब MR स्क्वायर तो होता ही है ना भाई, MR स्क्वायर तो होता ही है ना। तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर, ऐसे चलता चला जाएगा। ऐसे मेरे पास कितने भी कण हों, और वहीं अगर सममित कोई वस्तु दे रखी है सतत रूप से, तो फिर आपको पता है कि हम क्या करते हैं, छोटा सा अल्पांश मानते हैं, डीएम, छोटा सा अल्पांश डीएम मान लेते हैं। ये हो गई आर त्रिज्या, ये हो गई इसकी आर त्रिज्या। तो हम क्या करेंगे, एम आर स्क्वायर होता है, तो आई बराबर एम की जगह रखेंगे डीएम छोटू सा, और आर स्क्वायर दूरी तो आ रही है तो उसका वर्ग, और इसका समाकलन करेंगे तो छोटे से का डीएम द्रव्यमान का डीआई जड़त्व आघूर्ण, तो समाकलन कर दो डीएम 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 डीएम, तो पूरा जड़त्व आघूर्ण आई। तो जड़त्व आघूर्ण किस किस पर निर्भर करता है बच्चा, सवाल पूछ लेते हैं। एक तो वस्तु के द्रव्यमान पर, एक वस्तु के द्रव्यमान वितरण पर, द्रव्यमान कैसे वितरित है वो भी, और तीसरा घूर्णन अक्ष की स्थिति कहाँ है, घूर्णन अक्ष की स्थिति। इसीलिए बेटा सिलेंडर वाला, जब आपके घरों में सिलेंडर देने आता है तो अलग अलग तरीके से घुमाते हैं लोग सिलेंडर को, है ना। कोई सिलेंडर को ऐसे घुमा के लेके आता है, कोई सिलेंडर को, है ना, ऐसे टेढ़ा करके नहीं, है ना, ऐसे टेढ़ा ऐसे खड़े खड़े लेके जाएगा, तो उसकी घूर्णन अक्ष ये हो गई, इसकी घूर्णन अक्ष ये हो गई, अलग अलग घूर्णन अक्ष है। तो अब उनका जड़त्व आघूर्ण, जिसका जड़त्व आघूर्ण जितना ज्यादा बैठेगा उसको सिलेंडर घुमाना उतना ही मुश्किल होगा। तो वो सबसे आसान तरीके से घुमा के लेके आते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बहुत फर्क है, वरना सिलेंडर वाले को भी पता होता है कि कहाँ कौन सा तरीका सबसे आसान है, ठीक है। मतलब वो मैं एक बस ये एग्जांपल ये दिखाना चाह रहा था कि जड़त्व घूर्णन अक्ष पर निर्भर करता है वस्तु घुमाई कैसे जा रही है ना। सिलेंडर ऐसे लेके जा रहा है, ऐसे समझो, है ना, वो ऐसे 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 खड़ा खड़ा लेके जाएगा। एक वो ऐसे लेके जाता है, सोच अगर ऐसे लेके जाए तो सोच कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना। सोच टेढ़ा लेके जाए, ऐसे कुछ भी अंट संट तरीके से घुमा के लेके जाए तो जड़त्व आघूर्ण जो है वो घूर्णन अक्ष पर भी निर्भर करता है। अब नोट करिए इतना कहानी को, ये हो गया था, ये नोट करिए, ये नोट करिए फटाफट से।
ये नोट करिए। चलो हो गया। हो गया। इसको विविक्त निकाय बोलते हैं, उसको सतत निकाय बोल देते हैं, सतत वस्तु है ना। विविक्त डिस्क्रीट, डिसकंटिन्यूअस बोल दीजिए। जो कंटिन्यूअस नहीं है वो डिसकंटिन्यूअस है, उसी को विविक्त बोल देते हैं। और जो कंटिन्यूअस है उसको सतत बोल देते हैं, है ना। हो गया। अब जड़त्व आघूर्ण किन किन पर निर्भर नहीं करता, तो वो लिख लो फटाफट से। रटने याद करने वाली चीजें, जैसे कोणीय वेग पर, कोणीय त्वरण पर, बल आघूर्ण पर और कोणीय संवेग पर। मात्रक क्या हो जाएगा, केजी इंटू मीटर स्क्वायर। अरे एम आर स्क्वायर है ना, आई बराबर एम आर स्क्वायर, द्रव्यमान इंटू दूरी का वर्ग, तो द्रव्यमान केजी, दूरी का वर्ग आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। सीजीएस में रखोगे तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। वीमा इसकी ये हो जाएंगी, द्रव्यमान की घूर्णन अक्ष से दूरी बढ़ाने पर जैसे जैसे तुम आर का मान बढ़ाओगे जड़त्व आघूर्ण बढ़ता चला जाएगा। बोलो हाँ या ना, बस यही लिखना है, ये वाली लाइन नहीं लिखनी। सम्मित द्रव्यमान वितरण के लिए जड़त्व आघूर्ण, सम्मित, ये अगली उसमें आएगी है ना, अगला हेडिंग है ये, सममित द्रव्यमान वितरण के लिए जड़त्व आघूर्ण, सम्मित सममित द्रव्यमान वितरण के लिए, सम्मित द्रव्यमान वितरण के लिए जड़त्व आघूर्ण। पहले ये नोट करो, है ना।
कर लो। हो गया? क्लियर? बेटा मुझे ना ये लिख लो यार, हाँ क्लियर है। चलो अब हेडिंग लगाएंगे। ये मुझे ये बताना है, ये बताना है, और फिर घूर्णन त्रिज्या, और फिर कुछ वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण तो कल ही हो पाएगा, आज तो नहीं। ये भी नहीं हो, समांतर अक्षों की ये नहीं हो पाएगा, यहीं तक हो सकता है। कोई बात नहीं। अब सुनो, फटाफट सुन लो, लिखने वाला काम घर पे कर लेना। अब सुन लो, अब हमें बेटा जी सममित द्रव्यमान वितरण के लिए जड़त्व आघूर्ण, जैसे एक छड़ है, अब जड़त्व घूर्णन अक्ष पर निर्भर करता है जड़त्व आघूर्ण। तो पहले हमेशा ये पूछना किसी से भी कि किस अक्ष के परिधि निकालना है, क्योंकि अक्ष कौन सी है, अक्ष बदल देने से भी यार इस छड़ को मैं यहां से पकड़कर घुमाऊं या यहां से पकड़कर घुमाऊं या यहां से पकड़कर घुमाऊं, बहुत फर्क है। या मैं इसको ऐसे घुमाऊं, इस अक्ष के परिधि घुमाऊं, यूं घुमाऊं, है ना, मतलब ये समझ रहे हो, यूं घुमाऊं, है ना, या फिर इसको ऐसे घुमाऊं बेलन की तरह, रोल 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 रोल, बहुत फर्क पड़ता है। वही वाली कहानी है कि मेरे पास एक छड़ है, एक रूप से द्रव्यमान, एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित है, ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, है ना। अब मुझे इस छड़ के एक सिरे से गुजरने वाली अक्ष बिल्कुल स्पर्श करती हुई और लंबवत है के परिधि निकालना है। एल लंबाई है, तो क्या करोगे, एक्स पर जाकर डीएक्स काटोगे, एक्स पर जाकर छोटा सा अल्पांश डीएक्स लीजिए और उसका द्रव्यमान मान लेते हैं डीएम है। तो डीएम कैसे निकालोगे भैया, एम बटे एल, यानी कि प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान। भाई पूरा द्रव्यमान पूरी लंबाई में कैपिटल एल लंबाई में कैपिटल एम द्रव्यमान है, तो एकांक लंबाई में एम बटे एल। और कितनी सी के लिए निकालना, डीएक्स के लिए, तो इंटू डीएक्स, ये डीएम आएगा। और आर की जगह एक्स आ जाएगा, तो यहां रखेंगे, तो ये डीएम आ गया। तो आई क्या होता है, आर स्क्वायर, अब डीएम इंटू आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर ना भाई, तो आर स्क्वायर की आर की जगह तो एक्स आ जाएगा, और डीएम की जगह ये रहा एम बटे एल डीएक्स। जो नियत है उसको बाहर ले लिया, एम बाई एल को, लिमिट लगा दी, इस अक्ष के परिधि है तो 0 से लेके एल तक लिमिट लगा दी, तो 0 से एल तक लिमिट लगा दी, समाकलन किया। याद रख लेना, याद रखना ही पड़ेगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। नहीं याद है तो रखना ही पड़ेगा, मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। मैंने डेरिवेशन सिखा दिया, तरीका सिखा दिया, अब याद रखोगे। अब मैंने हल्का सा इसको टेढ़ा कर दिया, नोट कर लेना बाद में घर पे जाके, अब समय नहीं है। सुनो, छड़ के एक सिरे से पारित तथा छड़ से थीटा कोण पर अगर कोई झुकी हुई है ना, ये अक्ष है और थीटा कोण पर कोई छड़ है, थीटा कोण पर, क्लियर है। थीटा कोण पर हो गया। तो मैंने x पे जाके छोटा सा dx ले लिया, वापस से x पर जाकर छोटा सा dx, लेकिन और ये छड़ की लंबाई l है, हमें r चाहिए, हमें लंबवत दूरी चाहिए होती है इस अल्पांश की, इसका छोटा सा द्रव्यमान dm है, ये दूरी x है, इससे मतलब नहीं है, हमें ये दूरी चाहिए।
तो क्या लगाएंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर थीटा के सामने वाला लंब तो r बटे, अब समकोण के सामने वाला कर्ण, तो समकोण के सामने वाला कर्ण तो दिस इज x, तो r बराबर, अबे लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, तो r बराबर x साइन थीटा, वही है ये। अब देखो I बराबर ये होता है r की जगह x साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और dm की जगह तो हमें पता ही है, dm की जगह m बटे l इंटू डी एक्स, बस यहां रखो, सॉल्व करो, थीटा नियत है इसलिए उसको भी बाहर ले लिया, सॉल्व किया, ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 3। अब सुनो, अब मैं इस क्षण को ऐसे करते करते थीटा की वैल्यू 90 ले आता हूं, वही पहले वाला केस बन जाएगा। देख ऐसे है ना, इस क्षण को अगर मैं सीधा कर दूं तो थीटा 90 हो गया, इस क्षण को थीटा को क्या कर दूं 90, इस क्षण को ऐसा कर दूं थीटा 90 तो साइन 91, तो ml स्क्वायर बाय 3, ml स्क्वायर बाय 3। अरे यार नोट कर लेना, अगली हेडिंग घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ गायरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे दिखाते हैं इसको, इससे कैसे, ये कर लेना खुद से, मतलब खुद से मतलब कल कराऊंगा, बस ये मैं टिक कर दे रहा हूं ताकि आप लिख के ले आओ, यहां से हम कल करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए ये नोट कर लेना। कैसा लगा लेक्चर एक बार मुझे बता दो, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल लाइट रखा है, हाँ या ना। यस ठीक है, लेक्चर वाज वेरी कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। चलिए तो शिव बेटा, विकास, निकिता, कल हम इसको थोड़ा सा ज्यादा खींचेंगे सवालों के साथ। सत्यम, साकेत, चलिए तो अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और जुड़े रहना मेरे साथ, आपके अपने सौरभ सर के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।